नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। जैसा कि सभी को इंतजार था कि कब पार्टियां अपने कैंडिडेट की घोषणा करती है, तो कुछ ही देर पहले अपने आवास पे मुख्यमंत्री ने टीएमसी के कैंडिडेट की घोषणा कर दी है और पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव रूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राज्य की कुल 294 में से 291 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बाकी उत्तर बंगाल की सहयोगी पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ी गई है। कालीघाट अपने निजी स्थान पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए इसकी घोषणा की। इस बार 100 नए लोगों को टिकट दिया गया। मेरे साथ इस वक्त सोनी शर्मा भी सहयोगी मौजूद हैं। पॉलिटिकल चीज़ों पे लगातार इन्होंने पैनी नज़र बनाई हुई है। सोनी, मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ही देर पहले घोषणा की और सिलीगुड़ी से भी जो है इसकी घोषणा कर दी गई है। कई लोग लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पे इस बार कैंडिडेट दिया गया है सिलीगुड़ी के लिए, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि नया चेहरा है? सबसे पहले मनु, जो कैंडिडेट है उनका ही नाम बता दिया जाए जी। तो बड़ा ही चौंकाने वाला नाम आया है। मनु बताएगी नाम। प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा सिलीगुड़ी के कैंडिडेट होंगे और लगातार जो कई बड़े नेता जो हैं मेहनत कर रहे थे और उम्मीद सभी को थी कि कई बड़े चेहरे को जो है, जिसमें से कि रंजन दा का भी जो नाम है वो प्रमुखता से लिया जा रहा था और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि टिकट जो है शायद रंजन दा यानी कि राणा सरकार को दिया जाए, लेकिन फेरबदल है और एक बड़ा फेरबदल है। बहुत ही चौंकाने वाला ये जो नाम आया है, सिलीगुड़ी वासियों के लिए भी चौंकाने वाला है। टीएमसी के जो कार्यकर्ता है उनके लिए तो चौंकाने वाला है ही, और साथ ही बात करें सिलीगुड़ी वासियों के लिए भी तो बिल्कुल नया नाम ये है। मनु, प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा जो है वो शायद जो हमारे पास जानकारी है बालूरघाट से बिलोंग करते हैं जी। और इस तरह से एक स्थानीय भाषा में बोले तो बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पर टीएमसी लाई है और उन पर उन्होंने भरोसा किया है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि मैं यही जानना चाह रही थी और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे थे कि ये जो घोषणा जो की गई है, ओम प्रकाश मिश्रा इस जगह के नहीं है और जो कैंडिडेट जो पार्टी कार्यकर्ता लोगों से लगातार मिल रहे थे, पार्टी के कार्यों को वो गिनती करा रहे थे और हर एक चीज़ में वो काफ़ी डीपली इन्वॉल्व थे, तो काफ़ी मुश्किल, काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा के लिए। बिल्कुल हो सकता है मनु, क्योंकि तभी हम लोग कह लें, लेकिन जब बाहरी कैंडिडेट को मौका दिया जाता है तो स्थानीय कार्यकर्ताओं में एक बार के लिए तो बिल्कुल असंतोष की स्थिति आ जाती है, अक्सर देखा जाता है। और अभी अभी ये घोषणा हुई है, अभी भविष्य में देखना पड़ेगा कि कितने इसके साइड इफेक्ट आते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। और कार्यकर्ताओं का हौसला एक बार के लिए तो पक्का गिरेगा, क्योंकि जो उत्साह चल रहा था, जो स्थानीय नेता है वो लेकर चल रहे थे, लगातार पार्टी के काम में लगे हुए थे, और उस पर अचानक से ये भी बोल दूं कि दो तीन यहाँ दावेदार थे जो स्थानीय स्तर पर काम करते, काफी लंबे समय से काम कर रहे थे। उनके बावजूद एक नए कैंडिडेट को यहाँ टिकट देकर जहाँ चुकाया है, वही पार्टी में कुछ देर के लिए तो अस्थिरता आएगी। बाकी देखा जाए कि आने वाले दिनों में जो प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा कितना मैनेज कर पाते हैं, पार्टी कितना मैनेज कर पाती है कार्यकर्ताओं। पार्टी का उत्साह कम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ के लिए वो ज़रूर नए होंगे। इस बीच में उनका कोई जिस तरह से ताबड़तोड़ सभाएं की जा रही थी, लोग जगह जगह जा रहे थे, जिले जिले में वो जा रहे थे, और अभी तक जो है ये प्रोफेसर साहब का इस तरफ दौरा नहीं हुआ, तो क्या? लेकिन मनु एक बार कहूँगा कि टीएमसी की बात रही है, वो उन्होंने गत बार भी जो है बाहरी उम्मीदवार पर ही भरोसा किया था। हम कह सकते हैं वाईचिंग भूटिया लाया गया था, जो उनको प्योर सिलीगुड़ी का नहीं कह सकते, सिक्किम से बिलोंग करते थे, लेकिन सिलीगुड़ी में उन्होंने लाके उन पर भरोसा किया था और उस समय भी वो खरा नहीं उतर पाए थे। और अब ये देखना ये होगा कि ओम प्रकाश जी कितना मैनेज कर पाते हैं। और अगर इसका उदाहरण माना जाए कि पहाड़ में 3 बार से बाहरी कैंडिडेट जीत रहा है, तो फिर बता दें लोकसभा चुनाव की बात अलग होती है, विधानसभा की अलग होती है, और स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। फैसला नहीं हो सकता है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, अभी आज की अगर स्थिति पर अगर हम नजर डालें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जरूर जो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है उसमें तो बिल्कुल कमी आई होगी। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार से किसी भी तरह से समझौता नहीं करेगी। सीएम ने बताया कि कुल 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 79 एससी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जबकि 17 सीट एससी लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। कम से कम 100 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 50 साल से कम के हैं। मुख्यमंत्री ने काफी फोकस करके कहा था कि युवाओं को जो है मौका दिया जाएगा। इसके अलावा
फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों को भी मौका दिया गया है और मनोज तिवारी जो क्रिकेटर हैं अभी उनको हाल ही भी- में जो जी, शामिल हुए थे अभी जी, 2 शिवपुर दिन से 2 दिन उनको- जी शिवपुर से उनको टिकट दिया गया है। तो ये जो नए चेहरे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री खुद फायर ब्रांड है और लेकिन ये चेहरे कारगर होंगे? ये विधानसभा कांटे की टक्कर है। देखिए, युवाओं पर भरोसा तो किया जा सकता है, लेकिन जो एकदम युवा जो दिए गए हैं 30 से 40 के कुछ युवा हैं, उन पर जनता कितना भरोसा करेगी ये देखने लायक बात होगी मन्नू। और साथ ही आपसे ये बताता हूँ मन्नू जी कि 42 महिलाओं 50 जो महिला है उनको टिकट दी गई। इसके लिए आप खुश हो सकते कि ममता दीदी ने महिलाओं को। दर्शकों मैं आपको यह भी बता दूं कि 40% विधानसभा इलेक्शन में मुख्यमंत्री ने 40% जो है महिलाओं को टिकट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी, मुख्यमंत्री खुद महिला है और आप समझ सकते हैं कि सभी जनसभाओं में उन्होंने माँ और बहन दोनों को हमेशा से ही प्राथमिकता दी है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ने 40% सीटों पे ये एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। उम्मीदवारी की जो घोषणा हुई है उसमें महिलाओं को काफ़ी तवज्जो दी गई है, महिलाओं को मौका दिया गया है। और साथ ही बात करते हैं मनु, 42 मुस्लिम प्रत्याशी हैं जिन पर ममता ने भरोसा किया है। और इसकी एक वजह हो सकती है कि पश्चिम बंगाल में 70 से 100 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है, वो उस सीट का फैसला कर सकते हैं। यानी कि ऐसी सीटें हैं जहां पर 30% मुस्लिम वोटर है। तो एक शायद यही वजह रही होगी कि ममता ने इतने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी है। जी, लेकिन बीच में जो है वो फुरफुरा शरीफ से भी लगातार आप सुन रहे हैं, ओवैसी फैक्टर भी आ चुका है, इसमें इन्वॉल्व है इस विधानसभा इलेक्शन में। तो क्या कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट कटेंगे दीदी के लिए? अगर कटता है तो दीदी के लिए नुकसानदायक होगा, ये आपसे बता देता हूँ। जी। और जहाँ तक अभी तक जो संभावना बन रही है कि अगर ओवैसी साहब अगर चुनाव लड़ते हैं या यहाँ उम्मीदवार खड़े करते हैं तो इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो टीएमसी को होने वाला है। और बात करें जो आप बोल रहे थे कि कांग्रेस और जो सीपीएम का जो जोट है और उसकी बात करें तो वो भी अगर जो वोट काटता है मुसलमानों के तो अल्टीमेटली टीएमसी को नुकसान होने की संभावना होगी। तो कहीं ना कहीं नुकसान अगर होने की संभावना हो सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। और अभी तो चूंकि आज अभी कुछ देर पहले ही घोषणा हुई है तो बता देते हैं कि अब इनके क्या साइड इफेक्ट है, कितने असंतोष है, उनकी धीरे धीरे तस्वीरें सामने आएगी तभी बता पाया जा सकेगा। और बात करते हैं अपने जो सिलीगुड़ी की एक सीट और भी है, डाबग्राम फूलबाड़ी जी, तो वहाँ पर दर्शकों को बता दें कि ममता बनर्जी ने पुनः जो राज्य के पर्यटन विकास मंत्री है गौतम देव है उन पर भरोसा किया है और उम्मीदवार बनाया है। तो इसे कैसे लेते हो बने? जी, मैं उस पर भी जाऊंगी बाद में, लेकिन इस बीच में मैं आपको बता दूं कि इसमें से 30 की उम्र 40 से भी कम है। 65 सीटों पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। यानी अनुसूचित उम्मीदवार न केवल आरक्षित सीटों पे बल्कि जनरल सीट पे भी चुनाव लड़ेंगे। रही बात गौतम देव की, जो कि डाबग्राम फुलबाड़ी से खड़े हो रहे हैं और इनका जो पॉलिटिकल इतिहास की अगर हम बात करें तो काफ़ी सुनहरा है। और इस बीच में आपने गौतम देव को भी देखा होगा कि ताबड़ताड़ जो है ये लोगों के साथ मिल रहे थे, सभाएं कर रहे थे, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ लगे हुए थे जी, काफ़ी हम्बल, काफ़ी डाउन टू जो व्यक्तित्व गौतम देव का बताया जाता है, जैसी छवि है गौतम देव की, तो हम आपको बता दें कि काफ़ी डाउन टू अर्थ, काफ़ी साफ सुथरी छवि है। और हो सकता है यही एक कारण हो कि लोगों के बीच में इनकी जो पकड़ है काफ़ी मजबूत है और यही कारण हो सकता है कि दोबारा इनको टिकट दिया गया है। लोगों को विश्वास था, हालांकि वहाँ उनके इलाके में पोस्टरिंग भी की गई थी कि आमरा लोकल बॉय के चाहिए, हमें स्थानीय जो भूमिपुत्र है वो चाहिए, उसकी भी पोस्टर लगाए गए थे, आपने देखा था। और एक पोस्टर का जो हो सकता है एक राजनीतिक छवि बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, ये तो राजनीति में चलते ही रहता है, आप भी जानते हैं। लेकिन मनु एक चौंकाने वाला और अगर कहे माटीगेड़ा नक्सलबाड़ी जो विधानसभा है वहां पर भी जो नाम आया है वो भी चौंकाने वाला है दर्शकों। मनु, कैप्टन नलिन रंजन रॉय माटीगेड़ा नक्सलबाड़ी से खड़े हो रहे हैं। ये भी चौंकाने वाला संभवतः नाम है क्योंकि इससे पहले अगर हम टीएमसी की राजनीति की बात करें तो ये दोनों ही नाम, जो ओम प्रकाश मिश्रा जिन्हें सिलीगुड़ी से टिकट दी गई है और साथ ही कैप्टन साहब, इन दोनों को जो सीटें दी गई है इन्हें कम ही देखने को मौका मिला है। इवन अगर हम कैप्टन के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन मिश्रा जी की जो जानकारी हमारे पास प्राप्त है सिलीगुड़ी के लिए बिल्कुल अननोन नाम है। तो कितने सफल होंगे? देखिए, ये तो खैर बड़ी बात है कि इनको कितनी सफलता मिलती है।
और क्योंकि पार्टी में एकजुटता है, टीएमसी में हमने देखा है कि पार्टी एकजुट है, तो हो सकता है कि इससे इनके कुछ सफलता मिले या फिर कहीं ना कहीं लोग इनको सुरक्षित करने की कोशिश करें जो पार्टी कार्यकर्ता है। इस बीच में हम आपको बता दें कि फांसी देवा से छोटन किसू को मौका दिया गया है। छोटन किसू पूर्व विधायक रह चुके हैं जी हाँ। और आप बता रही थी छोटन किसू को फांसी देवा से, तो बता दें राजगंज जो अपने सिलीगुड़ी के समीप की सीट है, उस पर खगेन राय जो कि पूर्व विधायक है और अभी वर्तमान में भी शायद संभवतः वही विधायक है, उन्हें वापस टीएमसी ने उन पर भरोसा किया है और उनको टिकट दी है। लेकिन अगर बात सिलीगुड़ी अराउंड की अगर हम करते हैं तो सबसे चौंकाने वाले जो नाम आए हैं सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर और माटीगढ़ की जो सीट है उस पर आया है। ये दो नए चेहरे बिल्कुल। तो दांव लगाने का क्या कारण हो सकता है? पीके की टीम सोच समझ के लगातार इस पे काम कर रही है, एक पूरी रणनीति तैयार की गई है। देखिए मनु, ये पार्टी का मामला है और पार्टी ने जब अपना निर्णय लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा। वो खुद तो निर्णय नहीं लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि निर्णय कितने प्रभावी हैं, कितना इन पे लोग पचा पाएंगे पार्टी कार्यकर्ता, इसको ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। देखिए, और एक बात और है यहाँ इस इलाके के लिए, उत्तर बंगाल के लिए, कि 3 सीटें यहाँ टीएमसी ने छोड़ी है अपने सहयोगी दल पर्वतीय क्षेत्र के लिए। वहाँ दार्जिलिंग, करसियांग और कालिम्पोंग, ये 3 सीटें हैं। ये 3 दर्शकों हम आपको बता दें कि 3 सीट जो है उसे छोड़ा गया है, रिक्त छोड़ा गया है। तीनों ही सीट पहाड़ के हैं और उम्मीद की जा रही है, जैसे कि हमारे कुछ लोगों से भी बात हो रही थी, सूत्रों से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगले 1 हफ्ता में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन मनु, यहाँ पर इस बीच में हम आपको बता दें ब्रेकिंग की रंजन सरकार का भी बाइट आया है। हम सुनते हैं कि रंजन दा का क्या कहना है इस विषय पे। ঘোষণা হলো সবার আগে, এই যে আজকের এই প্রার্থী তালিকা সবার আগে ঘোষণা হলো আপনাদের দলের তরফে, কি বলবেন এখন? প্রত্যেক বছরই আমাদের নেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি সবার আগেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন, সেই মতোই আজকেও আমাদের সবার আগে এই রাজ্যের যতগুলো দল রয়েছে তার মধ্যে আমাদের প্রার্থী তালিকা গত বিধানসভা ইলেকশনেও বহিরাগত প্রার্থী, এবারও শিলিগুড়িতে কি প্রতিক্রিয়া? দেখুন, 294টি আসনেই প্রার্থী হচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা এর আগেই আমাদের দল এবং নেত্রী তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই দল যা সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা দলের কর্মী, দলের সবসময় একটা সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে এবং দলের সভাপতি হিসাবে দলের যা সিদ্ধান্ত, নিশ্চিতভাবে আমরা সেটাকে সেই প্রার্থীকে নিয়ে, প্রার্থীদের নিয়ে আমরা এবার আমাদের জেলায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের মাননীয় নেত্রী, ওনার হাতে আমরা এই বিধানসভাগুলো তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। উনি আসছেন 7 তারিখে, ব্যাপক জনজোয়ার হবে এবং মানুষ দুহাত তুলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নেত্রীকে সমর্থন করছেন। তার বহিঃপ্রকাশ 7 তারিখে। রাজনৈতিক মহল বলছে এতে আরো বিরোধীরা আরো সুযোগ পেয়ে গেল যে তৃণমূলকে এই বিধানসভা কেন্দ্রে হারানোর ব্যাপারে, যেহেতু বাইরের প্রার্থী এবং শহরবাসীর কাছে অচেনা। না, এইভাবে ভাবছেন কেন? উনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জীবন, তিনি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং আমাদের দল প্রত্যেক স্তরের মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন। উনি একজন অধ্যাপক এবং দীর্ঘদিনের किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दीदी के फैसले के वो साथ है, पार्टी का पूरा समर्थन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ है। हम आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 294 सीट में से 291 सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जबकि 3 सीट को जो है फिलहाल सुरक्षित रखा गया। ये तीनों ही सीट जो उनके अलायंस पार्टी है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, उसके लिए सुरक्षित रखा गया। मनु, मैं यही बोल रहा था कि ये जो 3 सीटें हैं इन पे बहुत सा खेल हो सकता है आने वाले समय में। इसे लेकर बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, खेला हो तो पश्चिम बंगाल की बात है, लेकिन बात करें केवल दार्जिलिंग क्षेत्र की इन 3 सीटों की, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ आने वाली है कि जो विनय गुट जो है, विनय तमांग गुट, उनका कहना है कि हम इस पर लड़ेंगे, अपने पार्टी सिंबल पे लड़ेंगे। और जो सूत्र हमारे खबर बता रहे हैं, यही दावा बिमल गुरुंग ने भी किया है कि हम अपनी पार्टी के लिए लड़ेंगे तीनों सीटें। तो अब देखने वाली स्थिति ये होगी कि ममता बनर्जी किस गुट को, तो ये क्या दोनों ही खेल बिगाड़ सकते हैं?
बिल्कुल बिगाड़ सकते हैं। अगर इन दोनों की लड़ाई में कहते हैं ना, दो की लड़ाई में तीसरा ले जाता है, तो कहीं भाजपा को फायदा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा इसमें। ऐसी संभावना बिल्कुल नजर आ रही है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सिलीगुड़ी से जो उम्मीदवार होंगे इस बार विधानसभा इलेक्शन में, उनका नाम प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा बताया गया है, जबकि गौतम देव अपने पूर्व सीट से ही लड़ रहे हैं, फुलबाड़ी डाबग्राम से। उनको इस बार भी वो विधानसभा इलेक्शन लड़ पाएंगे। माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी से नया नाम सामने आया है कैप्टन नलिन रंजन रॉय का, और इसके अतिरिक्त फांसीदेवा से छोटन किसू को मौका दिया गया है। ये 4 विधानसभा सीट से चारों उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। जी, एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता दीदी ने की है, उन्होंने इसमें इस बात का भी जिक्र किया है कि राजवंशी नेताओं ने और कामतापुरी नेताओं ने भी उन्हें समर्थन की चिट्ठी लिखी है। इसका भी दावा उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। तो ये भी अगर ये दावा सच है और अगर समर्थन मिलता है तो हो सकता है कि ये एक सफलता हो टीएमसी के लिए। क्यों बोलो? अच्छा, मुख्यमंत्री ने लेकिन जो अपनी सीट में फेरबदल किया है, इससे क्या नुकसान होगा, क्या नफा होगा? देखिए, अगर बात करें इस निर्णय की तो राजनीति में इस निर्णय को बहुत बड़ा कह सकते हैं। एक तरह का अगर हम शुद्ध भाषा में बोले तो ये आत्मघाती निर्णय भी हो सकता है, क्योंकि 2 वीआईपी का लड़ना ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में अक्सर अब ये एक ही जीतेगा और दोनों ही अगर वीआईपी दोनों ही कद्दावर नेता है तो इसमें स्पष्ट है कि एक का तो पतन होना ही है, यानी उसको हार नहीं है। तो ऐसी स्थिति कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने जब निर्णय लिया है तो सोच के लिया होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि टक्कर कांटे की होगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अगर वहां से लड़ते हैं, जैसा कि उन्होंने चुनौती दी थी और ममता जी ने उनकी चुनौती स्वीकार की है, तो इसमें 2 फायदे हो सकते हैं। देखिए, फायदा ये हो सकता है कि ममता बनर्जी ने चुनौती स्वीकार की और उनके गढ़ में उनको ललकारा, ये एक बहुत बड़ा बहादुरी का निर्णय कह सकते हैं। लेकिन जैसे उनकी वहाँ की जनता अब कितना साथ देती है, किस पर भरोसा करती है, क्योंकि ममता बनर्जी अगर मान लीजिए एक सच्ची नेता है तो शुभेंदु वहाँ के लोकल बॉय हैं, लोकल स्थानीय हैं, तो कितना वहाँ के लोग इनको तवज्जो देते हैं, किसको चाहते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत ही जोरदार मुकाबला और टक्कर वहाँ देखने को जरूर मिलेगी। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने इस बार नंदीग्राम से, उस जगह से जहां से उन्होंने अपने जीवन की संघर्ष शुरुआती दौर जो है पॉलिटिकल करियर की, वहां से लगभग एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहां से भवानीपुर से नहीं, नंदीग्राम के आंदोलन से। अच्छा, हाँ, नहीं, वो हमेशा ममता जी हमेशा भवानीपुर से लड़ती आई है, हमेशा वो भवानीपुर से लड़ती आई है। लेकिन इस बार विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने अपनी जो भवानीपुर की सीट जो है वो छोड़ के नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया। और जैसे कि हमारे पॉलिटिकल सोनी जी बता भी रहे हैं, जो पॉलिटिकल चीज़ों पे काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं और पॉलिटिकल कवरेज इन्होंने शुरुआती दिन से इन्होंने किया है, बता रहे हैं कि 2 बड़े दिग्गज चेहरों के बीच में ये जंग होने वाली है। किसी को फायदा, किसी को तो नुकसान होना है, ये तय है। और ये आने वाला ये वक्त ही बताएगा कि किसको नफा होता है और किसको कितना नुकसान होता है। तो आज की बड़ी खबर जिसपे सभी की नज़र बनी हुई थी, टीएमसी ने अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और अटकलें ऐसी भी लग रही थी कि बाकी पार्टियां, प्रतिद्वंदी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो सकता है कि वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा मुख्यमंत्री के रणनीति के बाद ही वो अपनी हालांकि मैं 30 सेकंड आपका टाइम लेना चाहूंगा। ये बात भी फाइनल आपसे बता देना चाहता हूं कि अभी तक की जो रणनीति थी और जो सूत्र बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भी बाहरी उम्मीदवार ही भरोसा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब टीएमसी का प्रत्याशी बाहर का आ गया है तो जरूर कुछ देर के लिए उन्हें अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ सकता है। तो इस बात की पूरी संभावना थी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी किसी भारी उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और अब जो खेला होबे, स्लोगन चल रहा है, जी, खेला होबे, तो ये खेला होबे अब आप इसका आनंद उठा सकते हैं पूरे 1.5 महीने तक। होता जा रहा है जी, ये खेला जो है काफी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अभी तो एक पार्टी ने, सत्तारूढ़ पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। सीपीआई कांग्रेस का जो लाइजन है, जो साथ में ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा करना फिलहाल बाकी है। तो लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप भी देखते रहिए खबर समय। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।